भारत में 10 साल पहले 2022 के दिसंबर महीने में निर्भया कांड ने महिला सुरक्षा की एक ऐसी चिंगारी सुलगाई थी जिसने सभी भारतीय नागरिकों को महिलाओं की सुरक्षा के प्रति बड़े पैमाने पर जागरूक किया था। कड़े कानून लाए गए थे, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस आई थी। महिलाओं की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित हो सके, इस पर बैक टू बैक डिबेट्स हुई थी। लेकिन फर्क क्या पड़ा है? सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने जब बिल्किस बानो के मामले में फैसला सुनाया तो अपने फैसले में कहा है कि गुजरात सरकार ने 11 में से एक अपराधी के साथ मिलकर काम किया है और मिलीभगत की है। कोर्ट की यह टिप्पणी सीधा सीधा उस सच्चाई को सामने रखती है जिसमें गुजरात सरकार अपराधियों के साथ मिलकर काम करने के लिए एक्सपोज हुई है। इसके साथ ही कोर्ट ने बोला है कि पहले भी 3 बार कोर्ट को इन मामलों में दखल देना पड़ा। पहले जांच पड़ताल गुजरात पुलिस से हटाकर सीबीआई को सौंपनी पड़ी, मुकदमा भी गुजरात से हटाकर महाराष्ट्र भेजा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि गुजरात सरकार का दोषियों की माफी का 2022 का फैसला गलत था, जबकि गुजरात सरकार को 2022 के फैसले के लिए समीक्षा याचिका फाइल करनी चाहिए थी। कोर्ट ने यहां तक कहा है कि गुजरात सरकार की ओर से सजा माफी का फैसला महाराष्ट्र सरकार की सत्ता हथियाने जैसा था। इस मामले में कई अथॉरिटीज ने सजा माफ करने से इनकार किया था, जैसे कि सीबीआई, मुंबई के स्पेशल जज, सीबीआई और गुजरात पुलिस में दाहोद के एसपी। लेकिन गुजरात सरकार ने इन सभी की राय पर ध्यान तक नहीं दिया। तो क्या कोर्ट की इस टिप्पणी के बाद गुजरात सरकार से कोई जवाबदेही मांगी जाएगी? क्या वहां के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल रेपिस्ट और मर्डरर्स के साथ मिले होने वाली कोर्ट की इस टिप्पणी पर कुछ कहेंगे? नमस्कार, आप देख रहे हैं जस हिंदी टीवी। मेरा नाम है नेहा शुक्ला। स्ट्रेट टॉक के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। तो बिल्किस को इंसाफ मिल गया है, लेकिन गुजरात सरकार के मिली भगत होने की जो टिप्पणी की गई है उसके बाद और भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। और ये सवाल क्या है, आइए स्ट्रेट टॉक के एक नजर डालेंगे। बिल्किस बानो के मामले में दोषी के साथ गुजरात सरकार की मिली भगत की कोर्ट की टिप्पणी के क्या मायने निकाले जाने चाहिए। एक सवाल ये कि क्या कोर्ट को गुमराह करने के लिए गुजरात सरकार के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए? क्या गुजरात के सीएम भूपेंद्र भाई पटेल को इस्तीफा दे देना चाहिए? क्या महाराष्ट्र सरकार बिल्किस के दोषियों को अब माफी दे सकती है? यानी कि अब क्या होगा? क्या बिल्किस मामले में फैसले के बाद सरकारें अपराधियों के संरक्षण में मनमानी से अब बचेंगी? ये तमाम वो सवाल हैं जिन पर हम अपने बेहद ही प्रबुद्ध पैनलिस्ट से आज समझने की कोशिश करेंगे। आइए स्वागत करते हैं उनका। स्ट्रेट टॉक में हमारे साथ झरना पाठक अहमदाबाद से जुड़ चुकी हैं, जो कि जानी मानी सोशल साइंटिस्ट, सोशल एक्टिविस्ट, महिलाओं के जो मुद्दे हैं, अधिकार हैं, उन पर काफ़ी प्रखर वक्ता भी हैं। झरना मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्ट्रेट टॉक में। हमारे साथ शीबा असलम फहमी जी हैं, जो कि जानी मानी वरिष्ठ पत्रकार। मैम, आपका भी बहुत बहुत स्वागत स्ट्रेट टॉक में। और रूपा सोनी जी, जो कि लीगल एक्टिविस्ट के साथ साथ विभिन्न इश्यूज़ पर काफ़ी खुलकर बोलती है। रूपा मैम, आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन स्ट्रेट टॉक में। और शुरुआत झरना मैम मैं आपसे करना चाहूँगी। बिल्किस बानो को इंसाफ, आखिरकार हैप्पी न्यू ईयर उन्होंने कहा है कि मेरे लिए तो यही न्यू ईयर है। इसके बाद से गुजरात में किस तरह की एक हलचल देखने को मिला है वहाँ पर? क्या सरकार को जिस तरह से दोषी के साथ मिले होने का एक स्टेटमेंट दिया है कोर्ट ने, इसके बाद वहाँ पर सरकार किसी तरह की झेप की स्थिति में है या फिर किसी तरह का कोई स्टेटमेंट सामने आया है? कुछ सफाई देने तक की कोशिश की गई है या पूरी खामोशी? इस बात पर सपोर्ट में आए हुए बहुत सारे साथी शायद उनकी स्ट्रगल वजह से ही आज इस दिन को हमने देखा। लेकिन अगर आप पूछ रहे हैं कि गुजरात में क्या हलचल है, तो बिल्कुल शांति है। कहीं कोई टिप्पणी नहीं है, कहीं पे सेल्फ रिफ्लेक्शन नहीं है, क्योंकि मालूम था कि दिस वाज एन इलेक्शन गिमिक। इलेक्शन के वक्त रिलीज कर देना वो 56 इंच का छाती बताता है। जी के लिए बहुत पॉजिटिव साइन है। बट यस, ओवरऑल देयर इज टोटली एज इफ कुछ भी नहीं हुआ है। जी, पूरी खामोशी। जी शीबा मैम, मैं आपसे समझना चाहूंगी, जब कोर्ट इस तरह की सख्त टिप्पणी करती है कि दोषी के साथ सरकार मिली हो,
तो क्या कोर्ट को इस मामले में संज्ञान लेना चाहिए था कि सरकार के खिलाफ क्या कार्रवाई की जानी चाहिए, या फिर कोर्ट को गुमराह करने की जो टिप्पणी की गई है, क्या इस मामले पर भी कोर्ट से कुछ ज़्यादा कार्रवाई की या बड़े गंभीर कार्रवाई की अपेक्षा की जानी चाहिए? शुक्रिया नेहा जी। हम इस दौर में पहुंच चुके हैं अपने लोकतंत्र के सफर में भारत में कि यहाँ पर अब जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी और ऑडिट जिसे हम कहते हैं, एथिकल ऑडिट, सारी प्रक्रियाओं का, प्रोसेसेस का, उसके ऊपर अब कोई बात नहीं होती है। एक रिचुअल की तरह हमने लोकतंत्र की सभी जो फीचर्स हैं उसको अपना लिया है। चुनाव प्रचार होगा, चुनाव होगा, ये लोग जाकर के वोट डालेंगे और उसके बाद उनके वोट का क्या बनेगा कुछ नहीं पता। आप जब बात कहती हैं कि क्या जो सरकार की तरफ से जो अपराध हुआ है, और ये सिर्फ मामूली अपराध नहीं है, ये संविधान के बुनियादी ढांचे के साथ अपराध हुआ है। संविधान में जिस तरह का फेडरल स्ट्रक्चर हमें दिया गया है और जो जिम्मेदारी केंद्र को दी गई है उसको पूरी तरह ध्वस्त किया गया। इट वॉज बैडली टॉर्मेंटेड। तो ऐसे में ये इतना बड़ा अपराध है कि अगर इसकी जवाबदेही सुप्रीम कोर्ट नहीं रखता है, नहीं मांगता है, तो सुप्रीम कोर्ट अपने काम में एक बार फिर पीछे रह जाएगा। और ये एक नेशन स्टेट के तौर पे डेमोक्रेसी में ये दर्ज होगा। सुप्रीम कोर्ट को पहले ही जो सुओ मोटो एक्शन लेना चाहिए था रेमिशन की जब घोषणा की गई थी, और जिस ऑडेसिटी के साथ की गई थी कि 15 अगस्त को उन्हें छोड़ा गया था, अमृत काल की शुरुआत उनके अपराधियों को, जो हत्यारे और बलात्कारी हैं, उनको छोड़ के की गई थी। ये इतना जघन्य अपराध था भारत सरकार का, केंद्र सरकार का, और ये किया गया था क्योंकि केंद्र सरकार की संस्तुति के बिना, उनके ओके किए बिना ये मुमकिन नहीं था कि इनको छोड़ा जाए। तो जो इंक्रोचमेंट ऑन द राइट्स ऑफ महाराष्ट्र हाई कोर्ट, महाराष्ट्र गवर्नमेंट, ये सब जो था वो अपनी जगह है। भारत के लिए एक बहुत ही डार्क चैप्टर है ये हमारी डेमोक्रेसी का, जब केंद्र सरकार अपनी पार्टी पॉलिटिक्स में चुनाव जीतने के लिए इस भरोसे के साथ कि पूरे गुजरात की जनता बलात्कारी और अपराधियों को छोड़े जाने से खुश हो जाएगी और उन्हें वोट दे देगी, ऐसा मान करके जब केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिल करके भारतीय संविधान की संवैधानिक प्रणाली के साथ जब अत्याचार करते हैं और अपराध करते हैं, ये उसी तरह दर्ज किया जाएगा। अब सुप्रीम कोर्ट को भी यहाँ पर ये देखना पड़ेगा कि उसने उस वक्त आंख क्यों बंद कर ली थी। वो माइलेज, वो फायदा जो केंद्र सरकार की पार्टी चाहती थी चुनाव में हासिल करने के लिए, उससे रोका क्यों नहीं गया। और चुनाव और क्या बात करें, गुजरात की जनता ने बलात्कारी और अपराधी को चुनाव के दौरान छोड़ने के लिए जो दोबारा सत्ता में लाके इनाम दिया है भाजपा को, तो वो आम जनता भी, नागरिक भी सवालों के घेरे में है कि आपको बलात्कारी, हत्यारे, दंगाई पसंद हैं और आप उन्हें संस्कारी मानते हैं। ये हमारे भारत के संस्कार का जो आइडिया है उसमें एक नया चैप्टर है कि बलात्कारी अगर अपराध करता है किसी दूसरी जाति, दूसरे धर्म के साथ, हत्या करता है, दंगा करता है और पूरी व्यवस्था को अपने लिए इस्तेमाल करता है, उसमें कोर्ट भी शामिल है और उसमें केंद्र सरकार भी शामिल है, तो ये अब संस्कार है भारत का। और यहाँ से आप इसको देखिए। ठीक है, बिल्किस बानो को क्लोजर की बहुत सख्त ज़रूरत है, वो उन्होंने जो बात कही वो कही, लेकिन हम जो राजनीति शास्त्र के विद्यार्थी हैं, हम जो स्टूडेंट हैं इंडियन लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम के, हमारे लिए बहुत अफसोसनाक लम्हा है ये कि एक पूरा सिस्टम हैंड इन ग्लव्स है अपराधियों के साथ, और वही संस्कार है इस देश का आज 2024 में। और साथ ही साथ गुजरात सरकार को जिस तरह से फटकार लताड़ लगाई गई है उसको ही हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। एक बात ये भी हो रही है कि क्या अब महाराष्ट्र सरकार, जहां पर बीजेपी सत्ता में है, वहां से इन दोषियों को कोई सजा माफी मिल सकती है? इन सभी सवालों को समझने की कवायद हमारी जारी। आइए आगे बढ़ते हैं और रूपा सोनी जी के पास दर्शकों को लेकर चलना चाहेंगे। रूपा जी,
आप सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को और तमाम सारी बातों को, जिसको झरना जी ने भी कहा है, शीबा मैम ने भी कहा है, किस तरह से देखती हैं? क्या हम ये समझें कि गुजरात सरकार के मिली भगत की जो बात हुई है, इसमें सीधा सीधा कोर्ट को कोई कार्रवाई करनी चाहिए थी गुजरात सरकार के खिलाफ, कोई सुओ मोटो लेना चाहिए था, या फिर कोई किसी तरह की कार्रवाई के आदेश दिए जाने चाहिए थे, या आप अपनी तरफ से इस मामले को लीगली किस तरह से देख पा रही हैं? जी, थैंक यू नेहा मैम। पहले तो मैं ये बहुत ही वेलकमिंग और लैंडमार्क जो हमें मिला है एक आदेश ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से, उसका बहुत वेलकम करना चाहूंगी। पर इसमें हर केस में जैसे एक मेरिट का बेस होता है और एक टेक्निकल बेस होता है किसी भी केस को देखने के लिए। बिल्किस बानो का केस जब से स्टार्ट हुआ है तब से उसको टेक्निकल बेसिस पे देखा जा रहा है सिर्फ। अगर मैं इसमें टेक्निक्स की बात करूं तो इसमें पहले हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई की जांच उस पर बिठवाई और फिर उस केस को भी ट्रांसफर कर दिया गुजरात से महाराष्ट्र की तरफ जी। और अगर मैं 432(7)(b की बात करूं और 433 की बात करूं तो उनमें बोला जाता है कि जिस जगह पे ये कोई इंसिडेंट होता है उस सरकार को, उस स्टेट गवर्नमेंट को उस पे कोई देने का फैसला या कुछ हक नहीं रहता, और जहां पे उसका ट्रायल चलता है, जैसे इस केस में महाराष्ट्र में ट्रायल चला, महाराष्ट्र में लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिली उन 11 लोगों को जिनका नाम हमको नहीं पता, हमारी मीडिया ने उनका नाम छापने की जरूरत नहीं समझी, हम सबको विक्टिम का नाम पता है, बिल्किस बानो का नाम पता है। नहीं, मीडिया में काफी है, मैंने भी दिखाया है कि वो कौन कौन से लोग थे। एक राधेश्याम शाह हैं जिनकी चर्चे, जिनकी अपील सबसे आगे थी। जी रूपा जी। बिल्कुल, थैंक यू नेहा मैम। और राधे श्याम शाह की अगर हम बात करें तो उन्होंने बोला है, सुप्रीम कोर्ट ने, हमारे जस्टिस नागरत्ना ने बोला है कि उन्होंने फ्रॉड किया है सुप्रीम कोर्ट के साथ। दैट्स क्वाइट बिग स्टेटमेंट गिवन बाय एनी जस्टिस इन इंडियन कोर्ट्स। अभी देखते हैं उनके साथ कैसे ट्रीट किया जाता है, क्योंकि उन्होंने मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स की है, क्योंकि 14 साल की सजा काटने के बाद उन्होंने गुजरात गवर्नमेंट के पास बोल गए, और जबकि उनको महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने वो सजा दी थी तो गुजरात गवर्नमेंट के पास क्यों गए रिमिटेंस लेने के लिए, क्षमा याचिका लेने के लिए गुजरात गवर्नमेंट के पास क्यों गए? और जब मई 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि गुजरात गवर्नमेंट उसको देखे, तो गुजरात गवर्नमेंट ने 432 को बीच में क्यों नहीं लेके आए, क्यों नहीं रिव्यू करवाया महाराष्ट्र गवर्नमेंट से उसका? ऐसे बहुत क्वेश्चंस हैं जो कि टेक्निकल ग्राउंड्स पे हैं। और अभी आगे उसका कैसा होना चाहिए, आगे तो भी 2 वीक्स का टाइम दिया है जी, हमारे दोनों जस्टिस ने 2 वीक्स का टाइम दिया है कि वो 11 के 11 लोग वापस आने चाहिए, बीच में जेल में जाना चाहिए उनको। जी, पहले जेल जाएंगे और उसके बाद ही महाराष्ट्र सरकार जो भी कानून है उसके हिसाब से अगर अपील आती है तो फैसला ले सकती है। तो क्या अगर अपील आती है तो महाराष्ट्र सरकार इनकी सजा माफी का फैसला सुना सकती है? क्या कानूनी ऐसा संभव? या किसी भी हालत में नहीं हो सकती, क्योंकि दिस गैंग रेप, ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड पॉक्सो, यूनियन होम मिनिस्ट्री का ये रूल है कि ये जो तीनों चीजों के जो भी कोई है अपराधी हैं, इन लोगों को 15 अगस्त, 26 जनवरी या कोई स्टेट का कुछ भी एनिवर्सरी या कोई भी चीज होती है, स्टेट गवर्नमेंट को हक नहीं है ये फैसला लेने का और उनको छोड़ने का। गुजरात गवर्नमेंट ने ये सब फैसले कैसे लिए, किस हिसाब से लिए, वो दैट्स एक्चुअली अंडर कारपेट्स टिल नाउ। जी, तो कहीं ना कहीं गुजरात गवर्नमेंट एक्सपोज भी हो रही है और इसी से सवाल भी हो रहे हैं, लेकिन वो तो चुप्पी साधे हुए इस फैसले पर, जो कि एक लैंडमार्क फैसला बताया जा रहा है। झरना मैम, मैं समझना चाहूँगी कि आप ही के ज़रिए हम समझ पा रहे हैं कि वहाँ पर किस तरह की खामोशी सरकार की तरफ से अख्तियार तो कर ली गई है, लेकिन ये एक लैंडमार्क डिसीजन तो है, और जो आगे कई मामलों में जो महिला सुरक्षा से, महिला अपराध से जुड़े होंगे, उस सभी मामलों में इसकी एक मिसाल दी जाएगी। और ये कहीं ना कहीं महिला सुरक्षा का ये एक जो मुद्दा बना हुआ है, उसमें वर्तमान जो गुजरात की सरकार है और जो बीजेपी है, उसको भी एक बड़ा सेटबैक कहा जा सकता है। पक्का लैंडमार्क जजमेंट है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी जजमेंट है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। बात ये है कि हमारा जो पूरा सिस्टम है, जो पावर के साथ रहने वाले जो एब्यूजर्स हैं, उनको प्रोटेक्ट करने का जो पूरा माहौल बना हुआ है, ये शायद ये हमने बिल्किस बानो में बहुत बड़े पैमाने पे देखा है। लेकिन हम क्योंकि
हम इस वायलेंस अगेंस्ट वीमेन पे काम करते हैं, वन कुड सी कि जब कहीं वायलेंस का पावर के साथ कनेक्शन है, बी इट पाटन गैंगरेप केस, बी इट नलिया गैंगरेप केस, हर जगह पे मॉडस ऑपरेंडी वाज मोर और लेस टू प्रोटेक्ट द रिपोर्टरी, राइट। उसमें देयर इज नो, माने विमेन्स राइट का बात कर ले हम, देयर इज नो प्रोविजन फॉर दिस। तो बात ये है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा पक्का हम लगाते हैं, बट देन व्हेन इट कम्स टू प्रोटेक्टिंग विटनेस, प्रोटेक्टिंग द एविडेंस, वो कुछ समय पे होता नहीं है। बहुत बार हम कंपेंसेशन की बात करते हैं, कंपेंसेशन में सालों लग जाता है कंपेंसेशन दिलाने में। तो अभी हाई कोर्ट का जजमेंट आया, उसके बाद कंपेंसेशन अब इट इज प्रूव्ड कि रेप हुआ है या नहीं, सर्वाइवर को हम दिला पाते हैं। तो बात ये है कि अभी भी पावरफुल लोग बहुत इजीली यूजिंग पावर वो छूट रहे हैं। तो बात ये कि अगर हमारा जुडिशियरी प्रोसेस स्ट्रिंजेंट ना हो, फासन ना हो, अगर वो एक्सपीडाइट ना करे, तो शायद ज्यादा दूर हम चल नहीं पाएंगे। बिल्किस बानो को सैल्यूट इसलिए करना चाहिए कि इतना साल तक वो लड़ पाई जी, है ना। लोग उनके चुनते गए लेकिन वो अकेली लड़ी। कितनी महिलाएं आज लड़ पाती। हम बेसिक एब्यूज इन फॉर्म ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस भी ले लें, जहाँ पे कोई ग्रूसम रेप नहीं होता है, बट जस्ट फिजिकल ना हो के भी वर्बल अगर जी जेस्चर्स हो, भी लड़कियां ज्यादा झेल नहीं पाती। तो इट्स ऑल सैल्यूट टू हर पावर कि वो झेली, एंड टू द सपोर्ट ग्रुप जो उनके साथ चले। बट बात ये है कि पीपल इन पावर शुड ऑलवेज बी क्वेश्चन, और वो क्वेश्चन तो करते रहना पड़ेगा। और यहाँ से ही करेक्शन जो है ये वुमेन सिक्योरिटी के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि जो पावर की बात हो रही है, जिसके साथ मिलकर अपराधियों के संरक्षण की बात हो रही है, सरकारों की मनमानी की बात हो रही है, क्या उसमें करेक्शन अब इसके बाद से, इस फैसले के बाद से हम इसकी उम्मीद भी करें या फिर दोबारा से नील बटे सन्नाटा? शीबा मैम, मैं आपसे समझना चाहूँगी कि उन महिला फोर्स को तो बहुत सैल्यूट, जो कि बिल्किस बानो को लगातार कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए प्रेरित करती हैं और सपोर्ट भी करती रही। इसमें महुआ मोइत्रा का भी नाम है, वृंदा ग्रोवर का भी नाम है, और भी जो बड़े नाम हैं जो महिला अधिकारों के लिए खुलकर आवाज़ उठाती रही हैं। क्या अब उम्मीद अब ये करें कि जो पावर की बात हो रही है, जिससे मिली भगत की बात हो रही है, क्या यही महिला फोर्स इस मसले को भी, इस बात को भी करेक्शन की, जिस करेक्शन की बात झरना मैम ने कही है, इसके लिए अब एक नई लड़ाई छेड़े जाने की ज़रूरत है और यही महिला फोर्स इस तरह की लड़ाई की शुरुआत कर सकती है? बिल्कुल, ये ऐसा हो गया है कि परिवार के अंदर बेटी को उसका हक लेने के लिए कोर्ट जाना पड़ता है, बेटे को अपने आप मिल जाता है। तो अगर पिटिशनर्स ना होते तो इसका मतलब इसके ऊपर कुछ भी होना ही नहीं था। मेरी दिक्कत यही है कि ये इस देश का जो एथिकल फैब्रिक है, जो जिसमें सुप्रीम कोर्ट शामिल है, जिसमें पूरी पार्लियामेंट शामिल है और पूरा मीडिया शामिल है, इस एथिकल फैब्रिक का क्या हुआ? क्या हम इतने अनएथिकल समाज बन चुके हैं कि अगर सुभाषिनी अली, महुआ मोइत्रा, रेखा वर्मा और खुद बिल्किस अगर सामने ना आते तो इस देश में इतना बड़ा जघन्य अपराध सरकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकार के द्वारा होने दिया था सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट को खुद अपने बारे में भी एक टिप्पणी करनी चाहिए कि, और आत्मग्लानि में ये टिप्पणी करनी चाहिए कि हमारी भी आंखें बंद थी। हमने ये सोच लिया था कि जो हुआ सो हुआ, और ये जो हुआ सो हुआ का जो भाव है ये बहुत ज्यादा फैल गया है। सवाल ये है कि अपराधियों को ये भरोसा क्यों था कि गुजरात सरकार ही उनको फेवर करेगी जी, गुजरात सरकार से उनको ये राहत मिल जाएगी? उनको ये भरोसा क्यों था कि होम मिनिस्ट्री उनको इसकी संस्तुति दे देगी, इनकी एनओसी दे देगी उस फाइल को? और सबसे बड़ी बात यह है कि ये भारत सरकार ने इस घटना को 15 अगस्त अमृतकाल से जोड़ा।
ये इतना बड़ा आपराधिक कृत्य है जी। कि इसका किसी भी तरह का कोई रिडेम्पशन हो नहीं सकता है। कौन से शब्दों से? और चौथी बात कि जितनी भी महिला हमारे समाज में चाहे वो संस्थाओं में बैठी हो, महिला आयोग में बैठी हो, और जो हमारी महिला मंत्री हैं, जो महिलाएं सांसद हैं, मैं उनसे भी सवाल करना चाहूंगी कि आप लोगों ने इतने बड़े जघन्य अपराध को जो सरकार द्वारा और राज्य सत्ता द्वारा किया जा रहा था, जी। ये सिर्फ और सिर्फ अपराधियों का, बलात्कारियों का मामला बिल्कुल नहीं है, ये राज्य सत्ता का मामला है। तो वहां पर आप चुप कैसे रही? हमें क्यों चाहिए पार्लियामेंट में रिजर्वेशन अगर ऐसी महिलाएं जाएंगी जो बलात्कारियों के लिए चुप रहे? हमारे साथ रूपा सोनी जी भी जुड़ी हुई है। रूपा जी, मैं आपसे यही समझना चाहूंगी, जब कोर्ट कहता है कि कोर्ट को गुमराह करने की कोशिश की गई और दोषी के साथ सरकार की मिली भगत की बात है, तो क्या ये कोर्ट के खिलाफ भी, कोर्ट की अवमानना का भी मामला नहीं बनना चाहिए? जी नेहा जी, बिल्कुल बनना चाहिए। और ये राधे श्याम शाह के ऊपर जो भी कोर्ट ने, ऑनरेबल कोर्ट ने लगाए हैं, जितने भी मामले लगाए हैं, वो बिल्कुल उनको कन्विक्शन होगा उसके अकॉर्डिंग ही। जी, कन्विक्शन बेंच, इतना सीनियर बेंच, जस्टिस नागर रत्ना जैसे और जस्टिस उज्जवल जैसे लोग ऐसे बोल रहे हैं, तो मतलब जरूर उस पर कार्रवाई होगी। और मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि जैसे हमारी सरकार बहुत कानून बनाती है, नई नई चीजें लेकर आती है, जैसे मेरे एनालिस्ट ने भी बोला है, सेम अभी मैम्स ने, कि अगर हम उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं करना चाहते और अगर हम सिर्फ बातें करते हैं तो उसका कुछ भी फायदा नहीं रहता एक समाज में, एक सोसाइटी में। जैसा देखने में आया, ऐसे कितनी बिल्किस मानो होंगी जिनका मामला शायद कहीं पे दर्ज भी नहीं है और हम लोगों को पता भी नहीं है। और देखिए अभी कितने साल हो गए इस मामले को, एक मतलब 14 मर्डर करने के बाद, गैंग रेप करने के बाद, ऐसे जघन्य ब्रूटल हीनियस क्राइम्स करने के बाद आपको 15 अगस्त पे आजादी मिल रही है, लोग आपको फूल मालाएं पहना रहे हैं। तो ऐसा समाज सरकार किस तरफ लेके जा रही है हम सबको? बिल्कुल, that's quite questionable. And Gujarat government is obviously they are accountable for all these things. Why they remain quiet? जब सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि गुजरात गवर्नमेंट उस पे फैसला ले, राधे श्याम शाह की जो क्षमा याचिका रिमिशन उन्होंने दायर करी थी, तो उन्होंने बोला क्यों नहीं कि इसको रिव्यू के लिए कीजिए? गुजरात गवर्नमेंट ने एक नहीं, बहुत ओवर रूल करा है जो हमारे लॉ पॉइंट्स हैं उन सबको। जी, हमेशा स्टेट गवर्नमेंट को बोलना रहता है सुप्रीम कोर्ट को कि ओवर व्यू के लिए हम फाइल कर रहे हैं। महाराष्ट्र गवर्नमेंट के पास था एक केस, हैज बीन ट्रांसफर्ड। हम लोगों का तो रोल ही नहीं था कहीं पर बीच में जी। ना उन लोगों का ट्रायल यहाँ पे हुआ, ना हम लोगों ने उनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट दी, तो हमारे पास ये रिमिशन की एप्लीकेशन कैसे आ गई? जी, कहीं ना कहीं गुजरात सरकार बार बार कटघरे में आ रही है और जो दोषी हैं, झरना मैम, मैं ये भी समझना चाहूँगी, जब कानून से खिलवाड़ की बात होती है और बार बार गुजरात सरकार का नाम आता है, तो वहाँ पर एक आवाज़ तो ये भी उठनी चाहिए कि भूपेंद्र भाई पटेल जो है उन्हें तो इस्तीफा दे देना चाहिए। ऐसे जघन्य अपराध के दोषियों के साथ मिली भगत की बात हो रही है और कोई ये तक नहीं डिमांड हो रही है कि क्यों मुख्यमंत्री जो है इस के लेकर इस्तीफा नहीं दे रहे हैं या फिर उनके विरोध में आवाजें जो है मुखर नहीं हो रही हैं। क्या विपक्ष वहां का बिल्कुल ही कमजोर, लाचार दिखता है? विपक्ष तो लाचार है, लेकिन इस्तीफा देने वाला वो जो कमिटेड एथिकल प्रिंसिपल्स पे चलने वाले सब नेता थे, उनका शायद वो जमाना गुजरात में तो पूरा हो गया। We don't see such leaders with strong ethical background. क्या गुजरात मॉडल का एक चेहरा ये भी है? ये कहें कि ये गुजरात मॉडल का एक चेहरा है? जी पक्का। ये दिखाता है आपको राइट्स के बाद का सब कुछ। आप गुजरात के वो इनिशियल डेज और 2014 के बाद का देश में जो चल रहा है, वो अगर एक के ऊपर दूसरा सुपर इम्पोज करेंगे तो मोर और लेस यू आर ऑन द ट्रैक दैट गुजरात वाज अर्लियर। तो वो जो गुजरात मॉडल पे दुनिया, देश पूरा आ गया था, अब शायद धीरे धीरे पता चल रहा है कि क्यों वहां से जब एक्टिविस्ट और इंटेलेक्चुअल्स बात कर रहे थे तो क्यों किसी ने नहीं सुना। सो दिस इज व्हाट द रिपीटेशन इज व्हाट वी हैड एक्सपीरियंस्ड लॉन्ग बैक। बिल्कुल। और जो बिल्किस बानो का मसला सरकार जी
क्यों कर रही है नेहा जी, एक मिनट, क्यों कर रही है उसका कारण ये है कि इतने बड़े पैमाने पे किसी किसी को, रेप विक्टिम को रेमिशन देना, और आपको मालूम है कि दिस इज टोटली रॉन्ग बाय लॉ। ये जी। क्यों कर रही है? तो इसलिए कर रही है क्योंकि दी हार्डकोर फंडामेंटलिस्ट का यहाँ पे बहुत बड़े पैमाने पे हम सब लोग हैं। तो अगर जो वोटर्स हैं, दे ऑल चैंपियन द कॉज ऑफ सच डीड्स, तो ऐसा होना ही है। तो अब किसे समझना है कि वो कन्विक्ट्स कल को निकल के वही गांव में रहेंगे और मेरे बच्चे उनसे जी बिल्कुल, वो कैसे समाज के लोग होंगे और क्या ऐसे समाज में जो इस तरह के दोषी हैं, जी जी, ऐसे समाज में जो इस तरह के दोषी हैं अगर सरेआम घूमते हैं तो इसका समाज में बाकियों पे जो है क्या असर पड़ता है। शिबा मैम, जिस गुजरात मॉडल की मैं बात कर रही थी कि हमने देखा कि गुजरात मॉडल का एक ये चेहरा है जो कि बिल्किस बानो के मामले में समय के साथ जो है बार बार एक्सपोज भी हुआ है और स्टैब्लिश भी हुआ है। और यही वजह मैं कह सकती हूँ कि कमोबेश ये दिखता है कि महिला सुरक्षा को लेकर, महिला अपराध के खिलाफ जिस तरह का एक रवैया अपनाना चाहिए केंद्र की सरकार को, मैं महिला पहलवानों के मसले को भी समझना चाहूँगी। 7 महिला पहलवानों ने, जिसमें एक नाबालिग भी थी, बाद में उसने अपना केस वापस ले लिया, लेकिन 7 महिला पहलवानों ने बृजभूषण पर आरोप लगाए, उसके बाद भी गिरफ्तारी नहीं हुई। दिल्ली पुलिस जो इस मामले की जाँच कर रही थी उसने भी जो है इसका विरोध तक नहीं किया। शिबा मैम, कहीं ना कहीं वही गुजरात मॉडल मुझे लगता है कि अब केंद्र स्तर पर है और कहीं ना कहीं इस पूरे मसले पर जिस आंदोलन की ज़रूरत है, अब वो वक्त आ चुका है जब सुप्रीम कोर्ट से इस तरह की टिप्पणी होती है, जब बार बार ये स्थापित हो रहा है, तो फिर किसी आंदोलन की आवश्यकता तो ज़रूर दिखती है। शिबा मैम, आपने ये देखा कि जिस समय इस पर गंभीर चर्चा होनी चाहिए थी, उसी समय वो लक्षद्वीप और मालदीव का मामला उठा करके एक झूठा बहाना बना करके पूरे मामले को गोदी मीडिया को मौका दिया गया कि वो दबा दे। और एक पूरा इकोसिस्टम है नेहा जी, ये सिर्फ अब गोदी मीडिया नहीं है, ये सोशल मीडिया, गोदी मीडिया, IT सेल और साथ में उनका पूरा पैराफर्नेरिया है जो इस पर आकर के काम करता है कि इतना जघन्य अपराध हुआ, केंद्र और राज्य सरकार दोनों ने मिलके किया। और इसमें जो सबसे वही जरूरी बात कि 15 अगस्त के दिन, अमृतकाल के दिन ये किया गया, इस पर बात ना हो, इसके लिए एक झूठा मामला जिसका कुछ लेना देना किसी भी भारत के किसी मुद्दे से नहीं है, लक्षद्वीप वर्सेस मालदीव का करके और पूरा स्पेस ले लिया गया। देखिए ये इकोसिस्टम इतना मजबूत है, मणिपुर की बहनों के लिए कोई बात नहीं हो पाई इस देश में। मणिपुर की बहनों को 1 घंटे का क्या मतलब 10 मिनट का समय नहीं दिया इस देश ने पार्लियामेंट के अंदर या बाहर। आप ये देखिए पहलवान बच्चियों के साथ जब भारत सरकार की, अमित शाह साहब की पुलिस ने भी कह दिया कि हाँ उन लोगों के साथ बार बार अपराध हुआ, रिपीटेडली अपराध हुआ, तब भी बृजभूषण शरण सिंह अपनी जगह बैठा रहा। और जब नई पार्लियामेंट में जश्न के साथ सब दाखिल हुए तो वो भी विक्ट्री का निशान ऐसे दिखाता हुआ अंदर गया। ये एक तमाचा मारा उसने, इस देश की पूरी नैतिकता के ऊपर एक तमाशा मारा। देखिए एक बात ये समझिए कि भारत में अब लज्जा और ये शर्म का दौर खत्म हो चुका। अब किसी को किसी बात पर शर्म नहीं आती और खासकर सत्ता को किसी बात से अब शर्म नहीं आती। एक ही ध्येय है, एक ही उनके पास काम है कि हम जीत रहे हैं, हम जीत रहे हैं। इस बात को, इस फैक्ट को वो हर चीज के ऊपर रखते हैं कि तो क्या हुआ अगर बिल्किस बानो हुआ, तो क्या हुआ मणिपुर हुआ, तो क्या हुआ पहलवान बेटियों के साथ अन्याय हुआ। इसके बावजूद इस देश की जनता हमें जिता रही है। ओनस इज ऑन द पीपल ऑफ द नेशन कि जब तक आप अपराधियों को जिताते रहेंगे और जीत करके वो इसी एक आर्ग्यूमेंट के ऊपर, तर्क के ऊपर बात करेंगे कि जनता तो हमें जिता रही है, तो आप अपराधियों को जिताते रहिए और उन्हें किसी भी तरह की शर्म गिलानी आने की अब कोई जरूरत नहीं है। भारत में लोगों को, सत्ता में बैठे जिम्मेदार लोगों को शर्म आना बंद हो चुकी है और कहीं कुछ नहीं होगा। ये संविधान निर्माताओं ने भी नहीं सोचा था कि इसकी भी कोई पेशबंदी करके रखे कि जब कोई इतनी बेशर्मी करेगा सत्ता में बैठा हुआ तो उसकी सजा क्या होगी, ये सोचा ही नहीं गया था। ये
अकल्पनीय बातें हो रही हैं भारत में। अब बेशर्म समाज हैं। जब ये समझ में आता है कि सरकार अपराधियों को संरक्षण देती है और इसके लिए कानून से खिलवाड़ से भी परहेज नहीं करती, तो क्यों ना हम ये समझे कि कानून के संरक्षण की जिम्मेदारी किसकी है, अदालतों की या सरकार की, जिस पर ये आरोप लग रहे हैं कि वो अपराधियों से मिली भगत में है। रूपा जी के पास जाना चाहूंगी। रूपा जी, क्या कानून के शासन की जब बात होती है तो अदालतों की जवाबदेही ज्यादा नहीं बन जाती, या फिर उन पर जो है ज्यादा जिम्मेदारी नहीं आ जाती, खास करके ऐसी स्थिति में जब सरकार के ही अपराधियों के संरक्षण या फिर मिले होने की बातें कह रही है, खुद जज ने माना है ये, तो क्या अदालतों की जिम्मेदारी ज्यादा नहीं है यहाँ पर ऐसी परिस्थिति में? जी नेहा जी, अदालतों की जिम्मेदारी बिल्कुल ज्यादा है ऐसी परिस्थिति में और ऐसे समय में जिस दौर से हम और आप सब गुजर रहे हैं। मैं यहाँ पे बात करना चाहूंगी गुजरात की एमनेस्टी पॉलिसी की, जो 1992 में बनाई गई थी रिमिटेंस देने के लिए, और जो कि 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया था, बोलकर कि इसमें कुछ भी क्लियर दिखता नहीं है। और यूनियन होम मिनिस्ट्री ने सभी स्टेट गवर्नमेंट्स को ये डायरेक्टिव्स दिए गए हैं कि गैंग रेप्स, मर्डर, पॉक्सो, ह्यूमन ट्रैफिकिंग के केसेस में आप रिमिटेंस दे ही नहीं सकते। राइट। तो फिर जब 28 जुलाई को 2022 में जब गुजरात गवर्नमेंट ने यूनियन होम मिनिस्ट्री से एप्लीकेशन देकर ये मांगा कि हम इन लोगों को रिमिटेंस दे रहे हैं, तो उन्होंने ऑब्जेक्शन क्यों नहीं क्रिएट किया उस पे? आप यूनियन होम मिनिस्ट्री से एक्सपेक्ट कर रही हैं ये केंद्रीय गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी बड़ी थी? यस मैम, बिल्कुल। यूनियन होम मिनिस्ट्री जो कि डायरेक्टिव देती है हर स्टेट गवर्नमेंट को लॉ एंड ऑर्डर चलाने के, अगर वो बोल रही है कि 11 लोग जो गैंग रेप में, मर्डर में और इतने ब्रूटल हीनियस क्राइम्स में इन्वॉल्व है, उनको रिमिटेंस दे दो 15 अगस्त को, तो क्या हम अपना एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं दूसरी स्टेट के सामने? यूनियन मिनिस्ट्री ऐसे काम करवा रही है, इसका मतलब जी। हाँ, बिल्कुल हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं अपने सॉलिसिटर जनरल मिस्टर तुषार मेहता की बात करना चाहूंगी। जब बल्किस बानो के केस में ही PIL दर्ज हुई थी, तो उन्होंने PIL 3 महिलाओं की सिर्फ इस बेसिस पे खारिज कर दी थी कि ये 3 महिलाएं स्ट्रेंजर्स हैं। आई फाइंड इट क्वाइट रिडिकुलस। अगर 3 महिलाएं स्ट्रेंजर्स हैं, बट दे आर टॉकिंग अबाउट लॉ पॉइंट, they are talking about something which is important for us as a society, हम उस बेसिस पे कैसे किसी की PIL खारिज कर सकते हैं? जी। Means there are lot of loopholes जो इस केस के थ्रू हाईलाइट हुए हैं सोसाइटी में। टेक्निकलिटीज बहुत है, और मुझे इसका भी बहुत दुख है कि बिल्किस बानो के केस को मेरिट्स के बेसिस पे क्यों नहीं देखा गया आज तक, सिर्फ उसमें टेक्निकलिटीज हम ढूंढते रहे हैं और इंसाफ की बात नहीं हो पाई शायद इसी वजह से कि टेक्निकल चीज़ों में जानबूझकर जो है उलझाए रखने की कोशिश दिखती है इस पूरे के पूरे मसले पर। लेकिन सैल्यूट करना चाहिए बिल्किस बानो को खुद, जो कि उसने लंबे समय तक जो है अपना हौसला बनाए रखा और उसकी भारत की कानून व्यवस्था पर आस्था भी बनी रही। सबसे बड़ी बात ये है। झरना मैम, मैं चाहती हूँ कि समय बहुत सीमित है, इसलिए छोटी छोटी टिप्पणी मैं एक फाइनल कंक्लूजन के लिए लेना चाहूँगी। झरना मैम, अब आगे क्या हम उम्मीद ज़्यादा कर रहे हैं कि अब भारतीय महिलाओं को ही जो है एक फोर्स की तरह काम करना चाहिए? क्योंकि अगर सिक्योरिटी चाहिए और इसमें अगर लगता है कि सरकार ही कहीं ना कहीं सत्ता ही कोई पावर है जो अपराधियों को संरक्षण दे रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं उससे एक बड़ा फायदा हो रहा है, तो फिर विमेन फोर्स को ही अब इस स्थिति से लड़ना होगा। झरना मैम, छोटी छोटी टिप्पणी आपसे भी और फिर शिवा मैम से भी। जी, हमारे राइट है इसको हम वोट दें और इसे हमारा रिप्रेजेंटेटिव बने, वो राइट को तो एक्सरसाइज करना है। और वो जो मिसोजिनिस्ट इंसान है, जो एब्यूजर है, वो कभी पावर में आए, वो देखना हमारी जिम्मेदारी है। वरना लेकिन हमने देखा है कि ये सबको बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म मिलते हुए बीइंग गार्लैंडेड एंड सो ऑन, वो महिलाओं की जिम्मेदारी है कि हम अब आइन से एक अच्छे रिप्रेजेंटेटिव चुने। बिल्कुल बिल्कुल। शिवा मैम, कैसे देखती हैं अब आगे कैसी लड़ाई लड़ी जाएगी महिला सुरक्षा को लेकर?
दो चीजें हैं। एक तो ये कि क्या दोबारा, क्योंकि रेमिटेंस के लिए अपील करने का राइट्स अभी भी बना हुआ है अपराधियों के पास, तो क्या वो उनको सहयोग दिया जाएगा? क्योंकि अब महाराष्ट्र में भी सरकार वही है जो गुजरात वाली सरकार थी, उसी मिजाज की सरकार है। एक चीज तो ये देखना होगा, सजग रहेंगे हम और आप। दूसरी बात ये है कि क्या अमित शाह साहब का डिपार्टमेंट और उसमें जो फाइल में जिन लोगों ने हस्ताक्षर किए हैं, क्या वो पब्लिकली माफी मांगेंगे? क्या राज्य सरकार से माफी मंगवाई कोई जा सकती है? हिम्मत करेगा कि उनसे ये सवाल पूछने के लिए निश्चित करेगा कि जो अपराधी हैं, जिन्होंने इस कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस को जन्म दिया सिर्फ और सिर्फ कुछ अपराधियों के पक्ष में काम करने के लिए, क्या उन लोगों से एक पब्लिक अपोलॉजी मांगी जाएगी, जिससे कम से कम ये नजीर पैदा हो कि आप गलत करके बच नहीं जाएंगे, आप सिर्फ खामोश रह करके अपने पाप से पीछा नहीं छुड़ा सकते। बिल्कुल, भारत का संविधान जो है वो इतना ताकतवर है। अमृत काल का जो सवाल है, अमृत काल हमारे लिए यहीं से प्रदूषित हो जाता है। वो अमृत उसमें क्या बचेगा जब एक बलात्कारी और को संस्कारी कहा जाएगा? बलात्कारी हत्यारा संस्कारी नहीं हो सकता, ये हमारा अमृत काल नहीं हो सकता। रूपा मैम, एक लाइन में आपसे भी कंक्लूजन लेना चाहेंगे। अब इसके बाद अदालती लड़ाई तो जरूर लड़ी जानी चाहिए, अदालतों पर आपने खुद कहा है कि जिम्मेदारी बड़ी है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई बड़ी जिम्मेदारी निभाते हुए अदालतें दिखेंगी। आपको उम्मीद बनी हुई है? जी मैम, मुझे बिल्कुल उम्मीद बनी हुई है। हमारे चीफ जस्टिस साहब मिस्टर चंद्रचूड़ जी बहुत ही काबिल हैं और हमारा लॉ सिस्टम बहुत स्ट्रांग है। बस सरकार को थोड़ा साथ देना पड़ेगा, और जो भी ये सरकार सहारा लेके कानून में लूप होल्स ढूंढ के या कुछ फ्रॉड करके, आज तो सुप्रीम कोर्ट के साथ फ्रॉड कर दिया गुजरात गवर्नमेंट ने, मुझे पूरा विश्वास है कि जरूर जस्टिस मिलेगा और हमारी महिलाओं की एम्पावरमेंट की तो लड़ाई हमेशा जारी रहेगी, यहाँ से अभी और जारी रहेगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी, लेकिन एक लाइन मैं भी जोड़ना चाहूंगी कि इस फैसले ने यह साबित कर दिया है कि अपराधी को अपराधी ही साबित होना पड़ता है। भारतीय जो न्याय व्यवस्था है उसमें एक अपराधी अगर उसने संगीन जुर्म किया है तो वो बचकर नहीं जा सकता है, उसे दोबारा जेल जाना होगा। इसीलिए 2 हफ्तों के भीतर इन सभी कन्विक्ट्स को 11 के 11 जेल में देखने को मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी शिबा मैम आपका भी, झरना मैम आपका भी, और रूपा मैम आपका भी कि आपने समय निकाला स्ट्रेट टॉक के साथ जुड़े। और अब आखिर में दर्शकों से अनुरोध करती हूँ कि आपको स्ट्रेट टॉक से जुड़ी कोई भी शिकायत हो या फिर सुझाव है तो आपका बहुत बहुत स्वागत है info@justbroadcasting.com और justbroadcasting.com पर भी आप हम तक अपना फीडबैक अवश्य पहुंचाते रहिए। नमस्कार।